क्या एक वैज्ञानिक की सांसों की भी कोई कीमत होती है? उसकी कीमत भी सत्ता तय करेगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक इंसान पिछले 15 दिनों से भूखा बैठा है। वह कोई अपराधी नहीं है, कोई हिंसा करने वाला नहीं है। वह इस देश का एक सम्मानित वैज्ञानिक है जिसने अपना जीवन भारत के युवाओं, शिक्षा और नवाचार को समर्पित कर दिया था। आज वही इंसान अपने ही देश में अपनी बात सुनाने के लिए भोजन का त्याग कर चुका है। उसका शरीर कमजोर पड़ रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा बेचैन करने वाली बात यह है कि देश पूछ रहा है कि आखिर लोकतंत्र में किसी नागरिक की आवाज सुनी कब जाती है, जब वह बोलता है या जब उसकी सांसें टूटने लगती है। यह कहानी केवल सोनम वांगचुक की नहीं है, यह उस भारत की कहानी है जहां करोड़ों युवा मेहनत पर विश्वास करते हैं और उम्मीद करते हैं कि व्यवस्था उनकी आवाज सुनेगी। आज सवाल किसी एक मंत्री का नहीं है, किसी एक सरकार का नहीं है। सवाल उस लोकतांत्रिक संस्कार का है जो हमें सिखाता है कि असहमति से बहस की जाती है, उसे अनसुना नहीं किया जाता। क्योंकि जिस दिन एक शांतिपूर्ण आवाज भी सुनाई देना बंद हो जाए, उस दिन खतरे में केवल एक आंदोलन नहीं होता, खतरे में लोकतंत्र का विश्वास होता है। और जब लोकतंत्र का विश्वास घायल होता है तो उसकी गूंज सत्ता से भी बड़ी हो जाती है। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। दोस्तों, सोनम वांगचुक सिर्फ एक नाम नहीं है, यह उस भारत की पहचान है जो दुनिया को बताता है कि सीमित संसाधनों में भी असंभव को संभव बनाया जा सकता है। जिस इंसान के लिए आज देश चिंता जता रहा है, उसने कभी अपने लिए नहीं बल्कि इस देश के लिए जीना चुना था। जब लद्दाख के हजारों बच्चे शिक्षा, स्वास्थ्य में लगातार असफल हो रहे थे, तब सोनम वांगचुक ने हार मानने के बजाय पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदलने का बीड़ा उठाया। उन्होंने सेकमॉल की स्थापना की और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा का मॉडल विकसित किया, जिसने हजारों युवाओं को नई दिशा दी। बाद में ऑपरेशन न्यू होप के माध्यम से सरकारी स्कूलों में भी सुधार की पहल की गई। उन्होंने युवाओं को सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं सिखाया, उन्होंने सिखाया कि शिक्षा का मतलब समस्याओं का समाधान करना है। इसी सोच ने लाखों छात्रों को प्रेरित किया। यही वजह है कि देश भर के युवा उन्हें एक ऐसे शिक्षक के रूप में देखते हैं जिसने बताया कि असली डिग्री कागज में नहीं, इंसान के काम में दिखाई देती है। जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की बात कर रही थी, तब सोनम वांगचुक ने केवल भाषण नहीं दिए, उन्होंने आइस स्तूप जैसी तकनीकी विकसित की, जिससे सर्दियों का पानी सुरक्षित रखकर गर्मियों में किसानों तक पहुंचाया जा सके। यह नवाचार दुनिया भर में चर्चा का विषय बना था, लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके नवाचारों का लाभ केवल किसानों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने ऊंचाई वाले बर्फीले इलाकों में तैनात भारतीय सैनिकों के लिए सोलर हीटेड आश्रय और ऊर्जा कुशल तकनीकों पर भी काम किया है, ताकि कठोर मौसम में रहने की परिस्थितियां बेहतर बन सके और ईंधन पर निर्भर कम हो। सोचिए, जिस इंसान ने अपना ज्ञान किसानों के लिए लगाया, जिसने अपनी बुद्धि छात्रों के भविष्य के लिए लगाई, जिसने अपने आविष्कारों से सैनिकों की कठिनाइयां कम करने की कोशिश की, आज वही इंसान अपने ही देश की राजधानी में भूखा बैठा है। यह दृश्य केवल दुख नहीं देता, यह बेचैन करता है, क्योंकि ऐसे लोग किसी एक राज्य, किसी एक विचारधारा की संपत्ति नहीं होते, वे पूरे राष्ट्र की धरोहर होते हैं। किसी देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें नहीं होती, उसके वैज्ञानिक, उसके शिक्षक और उसके विचार होते हैं। जब ऐसे लोग अपनी बात सुनाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर हों, तो यह केवल एक व्यक्ति की पीड़ा नहीं रहती, यह पूरे राष्ट्र के आत्ममंथन का क्षण बन जाती है। सवाल केवल इतना नहीं है कि जंतर मंतर पर कौन बैठा है, सवाल यह है कि कौन भूखा बैठा है। वह व्यक्ति जिसने इस देश को सिर्फ विचार नहीं दिए, समाधान दिए, जिसने युवाओं से कहा कि शिकायत करने से बेहतर है बदलाव का रास्ता खोजो, जिसने बर्फ से पानी बनाया, कठिन पहाड़ों में उम्मीद जगाई और शिक्षा को किताबों से निकालकर जीवन से जोड़ दिया। आज वही इंसान अपने ही देश की राजधानी में भोजन का एक निवाला भी स्वीकार नहीं कर रहा। क्या यह दृश्य किसी भी संवेदनशील समाज को विचलित नहीं करना चाहिए? कभी कभी लगता है कि सत्ता के गलियारों तक जनता की आवाज पहुंचने से पहले ही थक जाती है। शायद इसलिए वैज्ञानिक को अपनी बात कहने के लिए शब्दों का नहीं, अपने शरीर का सहारा लेना पड़ा। यह कैसी विडंबना है, जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी देश को कुछ देने में लगा दी, आज वही देश में सिर्फ इतना चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, उसकी मांगों पर बहस हो सकती है,
उनसे असहमति हो सकती है, लेकिन क्या संवाद भी नहीं होना चाहिए? लोकतंत्र में सबसे बड़ा आत्मविश्वास विरोध को सुनने में होता है, और सबसे बड़ी कमजोरी तब दिखाई देती है जब सवालों का जवाब संवाद से नहीं बल्कि खामोशी से दिया जाने लगे। जंतर मंतर पर हर गुजरता दिन केवल कैलेंडर का एक पन्ना नहीं पलट रहा है, वह लोकतंत्र से एक नया सवाल पूछ रहा है। क्या सत्ता इतनी व्यस्त हो गई है कि उसे एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक की बिगड़ती सेहत भी नहीं दिखाई देती है, या फिर उसे विश्वास है कि समय के साथ हर आवाज अपने आप थक जाएगी? लेकिन इतिहास गवाह है, आवाजें भूख से कमजोर हो सकती हैं, विचार कभी भूखे नहीं मरते। और जब किसी विचार के पीछे जनता का दर्द खड़ा हो जाए तो वह आंदोलन नहीं रहता, वह आने वाले समय की चेतावनी बन जाता है। किसी ने सही कहा है कि जब एक छात्र हारता है तो सिर्फ एक परीक्षा नहीं हारती, एक पूरा परिवार हार जाता है। सोचिए, एक किसान जिसने अपनी फसल बेचकर बेटे की कोचिंग फीस भरी, एक मजदूर जिसने ओवर टाइम करके बेटी के लिए किताबें खरीदी, एक माँ जिसने अपने गहने गिरवी रख दिए ताकि उसका बच्चा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सके, और फिर एक दिन खबर आती है कि पेपर लीक हो गया। बस एक वाक्य, लेकिन इस एक वाक्य के साथ लाखों सपनों की नींद टूट जाती है। किसी की उम्र की सीमा 1 साल और कम हो जाती है, किसी का आत्मविश्वास बिखर जाता है, कोई फिर से किताबें खोल लेता है तो कोई हमेशा के लिए किताबें बंद कर देता है। शायद यही दर्द सोनम वांगचुक ने महसूस किया। शायद इसलिए उन्होंने यह नहीं पूछा कि यह दर्द किस राज्य का है, किस जाति का है, किस धर्म का है। उन्होंने केवल इतना देखा कि मेहनत करने वाला युवा बार बार हार रहा है। जब मेहनत और बेईमानी आमने सामने खड़ी हो तो हार केवल एक छात्र की नहीं होती, हार उस व्यवस्था की होती है जो ईमानदारी पर खड़ी होने का दावा करती है। यही कारण है कि जंतर मंतर पर बैठा हुआ वैज्ञानिक केवल अपने लिए संघर्ष करता हुआ दिखाई नहीं देता, वह उन लाखों युवाओं की बेचैनी का प्रतीक बन जाता है जो वर्षों की मेहनत के बाद भी यह डर लेकर परीक्षा हाल में जाते हैं कि कहीं उसकी मेहनत किसी पेपर लीक की भेंट न चढ़ जाए। लोकतंत्र की सबसे बड़ी पूंजी उसके युवा होते हैं। अगर युवाओं का भरोसा टूटने लगे तो केवल परीक्षाएं नहीं टूटती, राष्ट्र का भविष्य दरकने लगता है। और शायद इसी विश्वास को बचाने के लिए एक वैज्ञानिक ने अपनी भूख को अपना संदेश बना दिया। अब यह संघर्ष केवल जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहा, यह हर उस घर तक पहुंच चुका है जहां कोई मां आज भी अपने बच्चे से कहती है कि बेटा ईमानदारी से मेहनत करना, एक दिन जरूर सफल होगा। अब देश की नजर केवल इस आंदोलन पर नहीं है, इस बात पर भी है कि क्या उस भरोसे को बचाया जा सकेगा जिसके सहारे करोड़ों युवा अपने सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। लोकतंत्र में सत्ता की असली परीक्षा चुनाव के दिन नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब उसके सामने एक असहमत नागरिक खड़ा होता है। और आज यह असहमति किसी राजनीतिक दल के मंच से नहीं उठ रही है, यह आवाज उस वैज्ञानिक की है जिसने अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। फिर भी दिन बीत रहे हैं, भूख हड़ताल लंबी होती जा रही है, शरीर कमजोर पड़ता जा रहा है, लेकिन देश अब भी एक सवाल का इंतजार कर रहा है, क्या संवाद होगा कि नहीं होगा। कहा जाता है कि लोकतंत्र में हर आवाज की कीमत होती है, फिर एक वैज्ञानिक की आवाज इतनी हल्की कैसे हो गई कि उसे सुनने के लिए 15 दिनों तक का इंतजार करना पड़े। क्या सत्ता को यह एहसास है कि जंतर मंतर पर बैठा वह व्यक्ति को एक नाम नहीं, वह लाखों युवाओं की उम्मीदों का प्रतीक बन चुका है। जब सत्ता सवालों से संवाद करने के बजाय चुप्पी ओढ़ लेती है, तब चुप्पी भी एक राजनीतिक संदेश बन जाती है, और उस संदेश को केवल वर्तमान नहीं इतिहास भी पढ़ता है। सत्ता को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि विरोधी विचार लोकतंत्र के दुश्मन नहीं होते, वे लोकतंत्र का आईना होते हैं। आईना अगर कड़वा सच दिखा दे तो उसे तोड़ा नहीं जाता, उसमें अपना चेहरा देखा जाता है। आज पूरा देश शायद यही उम्मीद कर रहा है कि यह कहानी किसी की हार या जीत पर खत्म ना हो, यह कहानी संवाद पर खत्म हो, क्योंकि अगर संवाद हार गया तो जीत किसी की भी नहीं होगी, और संवाद जीत गया तो जीत केवल सोनम वांगचुक की नहीं होगी, जीत भारत के लोकतंत्र की होगी। हर आंदोलन केवल वर्तमान के लिए नहीं होता, कुछ आंदोलन आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़े जाते हैं। आज जंतर मंतर पर बैठा एक वैज्ञानिक अपने शरीर से लड़ रहा है, लेकिन असली लड़ाई उसके शरीर की नहीं है, उस भरोसे की है जिसे इस देश का हर युवा अपने दिल में लेकर परीक्षा देने जाता है। वह भरोसा की मेहनत का कोई विकल्प नहीं, वह भरोसा की ईमानदारी अंत में जीतती है, वह भरोसा कि इस देश में प्रतिभा बिकती नहीं पहचानी जाती है। लेकिन जब बार बार पेपर लीक की खबरें आती हैं तो सबसे पहले प्रश्न पत्र नहीं टूटता, युवाओं का विश्वास टूटता है। एक टूटा हुआ विश्वास किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है, क्योंकि विश्वास टूट जाए तो किताबें खुली होने के बाद भी सपने हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। यही कारण है कि सोनम वांगचुक का संघर्ष केवल एक मांग तक सीमित नहीं दिखाई
देता है, वह देश से एक बड़ा सवाल पूछता है। क्या हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जहां मेहनत करने वाले युवाओं को हर साल यह डर सताए कि कहीं उनका भविष्य किसी लापरवाही या भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ जाए? सत्ता के पास बहुमत हो सकती है, कानून बनाने की ताकत हो सकती है, प्रशासन की शक्ति हो सकती है, लेकिन जनता का विश्वास किसी कानून से नहीं मिलता, उसे कमाना पड़ता है और उसे खोने से पहले कुछ क्षण लगते हैं। आज भी समय है, संवाद का रास्ता खुल सकता है, मतभेद बने रह सकते हैं, लेकिन संवेदनशीलता भी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि जब कोई वैज्ञानिक भूख से लड़ रहा हो तब जीत किसी पक्ष की नहीं होनी चाहिए। जीत उस भरोसे की होनी चाहिए जिसके सहारे करोड़ों युवा हर सुबह उठकर अपने सपनों के लिए संघर्ष करते हैं। इतिहास अक्सर युद्ध जीतने वालों को याद रखता है, लेकिन उससे भी अधिक सम्मान उन समाजों को देता है जिन्होंने संवाद को टकराव पर और संवेदनशीलता को अहंकार पर जीतने दिया। इतिहास कभी शोर नहीं मचाता, वह सब चुपचाप देखता है और सही समय आने पर अपना फैसला लिख देता है। वह यह नहीं पूछता कि उस दौर में किसके पास सबसे बड़ा बहुमत था, वह यह नहीं पूछता कि किसके भाषण सबसे ज्यादा सुने गए। इतिहास केवल इतना पूछता है कि जब एक सम्मानित वैज्ञानिक लोकतंत्र के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था तब सत्ता कहां थी? जब उसका शरीर हर दिन थोड़ा और कमजोर हो रहा था, जब देश भर के युवा उसकी तस्वीरें देखकर बेचैन हो रहे थे, जब माएं अपने बच्चों से पूछ रही थीं कि क्या सचमुच अपनी बात सुनाने के लिए इतना बड़ा बलिदान देना पड़ता है, तब सत्ता ने क्या चुना, संवाद या फिर सन्नाटा? हर सरकार अपने समय में यह मान लेती है कि उसके फैसले अंतिम है, लेकिन अंतिम फैसला कभी सरकारें नहीं करती, अंतिम फैसला जनता करती है और जनता के फैसले को इतिहास अपनी किताबों में दर्ज कर देता है। किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसके हथियार नहीं होते, उसके वैज्ञानिक होते हैं, उसके शिक्षक होते हैं, उसके विद्यार्थी होते हैं। अगर यही लोग निराश होने लगे, अगर यही लोग यह महसूस करने लगे कि शांतिपूर्ण संघर्ष भी अनसुना रह सकता है, तो यह चिंता किसी एक आंदोलन की नहीं, पूरे लोकतांत्रिक समाज की हो जाती है। इसलिए यह कहानी किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह उस सवाल की कहानी है जो हर पीढ़ी अगली पीढ़ी से पूछेगी, क्या हमने अपने समय में उन लोगों की आवाज सुनी थी जो अपने लिए नहीं, आने वाले भारत के लिए खड़े हुए थे? क्योंकि राष्ट्र केवल सड़कों, इमारतों और योजनाओं से महान नहीं बनते। राष्ट्र महान तब बनते हैं जब वे असहमति की सबसे कमजोर आवाज को भी सम्मान के साथ सुनते हैं। कहा जाता है भूख इंसान से सब कुछ छीन लेती है, ताकत, मुस्कान, चलने की शक्ति, बोलने की ऊर्जा, लेकिन कभी कभी यही भूख एक ऐसी आवाज बन जाती है जिसे इतिहास भी अनसुना नहीं कर पाता। आज जंतर मंतर पर बैठे सोनम वांगचुक भोजन का त्याग कर रहे हैं, लेकिन शायद उन्होंने केवल भोजन नहीं छोड़ा, उन्होंने इस देश के सामने एक आईना रख दिया है। उस आईने में हर कोई दिखाई देता है, सरकार भी, विपक्ष भी और हम सब भी। क्योंकि सवाल केवल इतना नहीं है कि एक वैज्ञानिक भूख हड़ताल पर क्यों बैठा है, सवाल यह भी है कि क्या हम ऐसे समाज में बदल रहे हैं जहां किसी की पीड़ा कुछ दिनों की खबर बनकर रह जाती है? क्या हम इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि किसी की गिरती हुई सेहत भी हमें झकझोर नहीं पाती? लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है कि वहां असहमति को दुश्मनी नहीं माना जाता, वहां सवालों से डरने के बजाय उनका सामना किया जाता है। क्योंकि सवाल लोकतंत्र को कमजोर नहीं करते, सवाल लोकतंत्र को बेहतर बनाने का अवसर देते हैं। आज यह आंदोलन एक और प्रश्न छोड़ रहा है। अगर देश का एक सम्मानित वैज्ञानिक अपनी बात रखने के लिए अपने शरीर को दांव पर लगाने को मजबूर हो जाए, तो एक साधारण छात्र, एक बेरोजगार युवा, एक किसान, एक मजदूर किस उम्मीद से अपनी आवाज उठाएगा? यही चिंता इस आंदोलन को बड़ा बनाती है। यही कारण है कि यह कहानी किसी एक धरने की नहीं है, यह उस विश्वास की कहानी है जिस पर भारत का लोकतंत्र खड़ा है। आज भी समय है, मतभेद बने रह सकते हैं, लेकिन संवाद शुरू हो सकता है। क्योंकि इतिहास में सबसे मजबूत सरकारें वे नहीं मानी गई जिन्होंने हर विरोध को हराया, बल्कि वे जिन्होंने हर विरोध को सुनने का साहस दिखाया। और शायद यही साहस किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान होती है। कल्पना कीजिए, एक तरफ सत्ता की अपार ताकत, दूसरी तरफ एक इंसान का कमजोर होता शरीर। न उसके पास कोई सेना है, न कोई सत्ता, उसके पास केवल एक विश्वास है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन हर बीतता दिन एक नया सवाल छोड़ जाता है। क्या किसी लोकतंत्र में संवाद शुरू होने के लिए किसी इंसान का आखिरी सांस तक पहुंच जाना जरूरी है? क्या किसी सरकार की सबसे बड़ी जीत यह हो सकती है कि विरोध करने वाला थक जाए, या फिर सबसे बड़ी जीत यह होगी कि दोनों पक्ष बातचीत की मेज पर बैठ जाएं? आज सोनम वांगचुक का शरीर कमजोर हो सकता है, लेकिन उन्होंने देश के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जो शायद उनकी भूख हड़ताल खत्म होने के बाद भी जीवित रहेगी।
अगर कल कोई युवा अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण आवाज उठाना चाहे तो क्या उसे भरोसा होगा कि उसकी बात सुनी जाएगी, या उसे भी लगेगा कि चुप्पी ही उसका स्वागत करेगी? यही सवाल किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे कठिन होते हैं। लेकिन लोकतंत्र केवल संविधान की किताब में नहीं बसता, वह जनता के भरोसे में बसता है। और भरोसा तब बनता है जब सत्ता यह संदेश देती है कि असहमति से उसे डर नहीं लगता। आज देश के सामने दो रास्ते हैं। पहला, मतभेद को टकराव बनने दिया जाए, दूसरा संवाद को समाधान बनने दिया जाए। इतिहास ने हमेशा दूसरे रास्ते को ही अधिक सम्मान दिया है, क्योंकि कोई भी सरकार हमेशा नहीं बनती, लेकिन उसके फैसलों का असर पीढ़ियों तक रहता है। और शायद आने वाली पीढ़ियां यही पूछेंगी कि जब एक वैज्ञानिक लोकतंत्र से संवाद की उम्मीद लगाए बैठा था, तब क्या हमने उसकी आवाज सुनी थी या केवल उसकी खामोशी देखी थी? इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना यह भी है कि वह अपने नायकों की पहचान उनके जीवित रहते नहीं करता। जब वे संघर्ष कर रहे होते हैं तब उन्हें जिद्दी कहा जाता है, उन्हें अनसुना किया जाता है, उन पर सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन जब समय बीतने के बाद उन्हीं संघर्षों को इतिहास अपने सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में दर्ज करता है। आज जंतर मंतर पर बैठा एक वैज्ञानिक केवल भूख से नहीं लड़ रहा है, वह इस देश की लोकतांत्रिक चेतना को एक कठिन सवाल दे रहा है। क्या शांतिपूर्ण विरोध अब भी इस देश की ताकत है, या वह केवल संविधान के पन्नों तक सीमित होकर रह गया है? हर पीढ़ी के सामने एक ऐसा क्षण आता है जब उसे यह तय करना पड़ता है कि वह असहमति को लोकतंत्र की ताकत मानेगी या उसे बोझ समझकर अनदेखा कर देगी। इतिहास की अदालत में फैसले बहुमत से नहीं होते। यहाँ केवल दो बातें दर्ज होती हैं, किसने सच बोलने का साहस किया और किसने सच सुनने का साहस दिखाया। यही किसी भी लोकतंत्र की सबसे कठिन परीक्षा होती है, और शायद भारत आज उसी परीक्षा से गुजर रहा है। सोनम वांगचुक को शायद इतिहास उन्हें केवल एक वैज्ञानिक के रूप में याद न रखे, शायद इतिहास उन्हें उस इंसान के रूप में याद रखे जिसने करोड़ों युवाओं के भविष्य के सवाल पर अपने शरीर को दांव पर लगा दिया। कुर्सियां बदलती रहेंगी, सरकारें बदलती रहेंगी, नारे बदलते रहेंगे, लेकिन एक चीज कभी भी नहीं बदलनी चाहिए, इस देश की संवेदनशीलता। क्योंकि जिस दिन किसी भूखे इंसान की पीड़ा हमें बेचैन करना बंद कर दे, उस दिन हमें अपनी राजनीति से पहले अपनी इंसानियत की चिंता करनी चाहिए। हर सरकार को याद रखना चाहिए कि विपक्ष से बहस की जा सकती है, आलोचकों का जवाब दिया जा सकता है, मांगों से असहमति हो सकती है, लेकिन संवाद का दरवाजा कभी बंद नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब संवाद बंद हो जाता है तो लोकतंत्र की सांसें भी धीमी पड़ने लगती है। और अंत में यह कहानी किसी एक वैज्ञानिक की नहीं है, यह उस भारत की कहानी है जिसके संविधान की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है, न कि हम भारत की सरकार से। यही इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, और यही उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी। अगर इस देश में सवाल पूछने वाले लोग बचेंगे तो जवाब देने वाली व्यवस्था भी बेहतर बनेगी। अगर संवाद बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा। अगर संवेदनशीलता बचेगी तो भारत केवल एक शक्तिशाली राष्ट्र नहीं, एक महान राष्ट्र भी बना रहेगा। क्योंकि इतिहास ने हमेशा ताकतवर देशों की नहीं, संवेदनशील सभ्यताओं की सबसे अधिक इज्जत की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। इस खास रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।